हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस जो कि एमए एंड बीए दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चंस, ये हमारा प्रैक्टिस सेट होगा एंड हर सेट में हम 25 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एंड एग्जाम है आपका 10th को एंड 11th को, यानी कि एक दिन आपका ग्रेजुएशन के लिए है, एक दिन आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है। तो ये दोनों ही एग्जाम के लिए, मतलब एमए के लिए हो चाहे बीए के लिए हो, ये क्वेश्चंस आपको दोनों ही एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं, हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर अम्बेडकर। सो डॉक्टर अम्बेडकर ने कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का है? तो वो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये आता है हमारा आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 में। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली इस आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं डायरेक्ट, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट हो रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली फंडामेंटल राइट्स के लिए है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। बिकॉज आर्टिकल 32 के तहत जो है कौन इशू करता है? रिट सुप्रीम कोर्ट, हमारे फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए। सो यहाँ पे डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देन 0 आवर, 0 आवर इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टार्ट्स एट। सो 0 आवर की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड बहुत जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि ये 0 आवर जो है पार्लियामेंट्री सेशन में ये इंडियन इनोवेशन है। ठीक है, ये इंडियन इनोवेशन है, इसे इंडिया में स्टार्ट किया गया था और बाकी कहीं भी ये 0 आवर का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो होता था। और ये कब स्टार्ट किया गया था? ये 1962 में, जब 1962 में इंडो चाइना वॉर हो रही थी, तो उस वक्त ये 0 आवर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बेसिकली डिस्कशन करने के लिए 0 आवर स्टार्ट किया गया था। एंड 0 आवर हमेशा क्वेश्चन आवर के बाद होता है। 0 आवर हमेशा क्वेश्चन आवर के बाद होता है, पहले क्वेश्चन आवर होता है फिर 0 आवर होता है। एंड 0 आवर की यहाँ पे टाइमिंग पूछ रहे हैं, तो द राइट आंसर इज 12 PM। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट वुमन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सबसे पहली वुमन जज कौन थी? वो थी फातिमा बीबी। और फातिमा बीबी जो थी ये 1989 में जज बनी थी और ये फर्स्ट वुमेन जज थी सुप्रीम कोर्ट में। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन विच ईयर। तो कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें ये आया था हमारा 1946। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। असली जितने भी कैबिनेट मिशन हैं, कैबिनेट मिशन हो गया जैसे, और क्रिप्स मिशन हो गया जो कि 1942 में आया था, ठीक है, ऑगस्ट ऑफर हो गया 1940, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए, जनरल अवेयरनेस में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट है विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। सो फंडामेंटल राइट्स की जो है प्रोटेक्शन कौन करता है? सो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है, बट इसको इंश्योर कौन करता है? जैसे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि आर्टिकल 32 के तहत जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकता है। ऐसे ही आर्टिकल 226 में, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू करता है। और हाई कोर्ट जो रिट इशू करता है ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं, बल्कि कोई भी लीगल राइट हो सकता है, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो सकता है। तो यहाँ पे जो स्कोप है रिट इशू करने का वो हाई कोर्ट का ज़्यादा है, वाइडर है आर्टिकल 226 के तहत एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जुडिशरी। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बहुत फेमस बुक है और ये किसने लिखी है? ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। एंड इससे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता दूं, पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि कैसे भी क्वेश्चंस बना रहे हैं अब। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी तो जवाहरलाल नेहरू ने, ये पूछ लिया कभी कि कहाँ लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी अहमदनगर फोर्ट में, अहमदनगर फोर्ट जेल में, ठीक है। तो जी अहमदनगर की जेल में जब थे जवाहरलाल नेहरू, तब जेल में इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। कहाँ की जेल थी? अहमदनगर फोर्ट जेल, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच अमेंडमेंट एडेड द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर टू द प्रियम्बल। सो प्रियम्बल में सोशलिस्ट वर्ड एंड सेक्युलर वर्ड और इसके साथ एक वर्ड और ऐड किया गया था, इंटीग्रिटी, ठीक है। सो इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ये तीनों वर्ड ऐड हुआ था 1976 में ड्यूरिंग द रेन ऑफ इंदिरा गांधी। एंड अमेंडमेंट कौन सी थी? 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट को, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए थे इसमें। नेक्स्ट है पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड बाय विच अमेंडमेंट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है पंचायती राज सिस्टम को, वो कौन सी अमेंडमेंट के तहत मिला था? 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था पंचायती राज सिस्टम को, और ये था हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट। वहीं 74th अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो 74th अमेंडमेंट हमारा था म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, ठीक है। सो और ये भी 1992 की ही बात है। 74th अमेंडमेंट भी हुआ था 1992 में, ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए था, एंड 73rd पंचायती राज यानी कि रूरल लोकल बॉडीज़ के लिए था। नेक्स्ट है
हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये परमानेंट प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि पूछ लें कभी, ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं है वैसे, अगर पूछ लें कि टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे सचिदानंद सिन्हा। तो सचिदानंद सिन्हा जो थे ये टेम्पररी प्रेसिडेंट बने थे पहले, और क्योंकि ये सीनियर मोस्ट, सचिदानंद सिन्हा जो थे ये सीनियर मोस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता था फ्रांस में, तो उसे जो है प्रेसिडेंट बना दिया जाता था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। ये जो था बेसिकली ये फ्रेंच प्रैक्टिस थी, तो ये फ्रेंच प्रैक्टिस थी, तो वो इंडिया में अगर कभी पूछ लें कि कहाँ से फॉलो किया था, ऐसा कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होनी चाहिए कि फ्रेंच प्रैक्टिस थी कि सीनियर मोस्ट मेंबर जो थे हमारे यहाँ सचिदानंद सिन्हा, उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके बाद जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर सिंपल जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और अगर कभी मेंशन कर लें कि टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे, तब होगा सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश। तो यूएन जो है एस्टैब्लिश कब हुआ है? 1945 में। एंड यूएन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 24 अक्टूबर। हर साल 24 अक्टूबर को यूएन डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही यूनाइटेड नेशंस जो है वो पूरा एस्टैब्लिश हुआ था, सेटअप हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा 1945, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, और कभी अगर ये पूछ लिया कि इंडिया ने जो है, इंडिया कब कंप्लीट मेंबर बना है? 1945 में बना, ये आपको पता है। कभी अगर डेट पूछ ली, कभी अगर डेट पूछ ली तो क्या डेट होगी? 30 अक्टूबर 1945, 30 अक्टूबर 1945, ठीक है। ये इंडिया का है कि इंडिया ने कब साइन किया था। नेक्स्ट है, विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंड इवन ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। तो कौन सा फंडामेंटल राइट है जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर भी हमारा सस्पेंड नहीं कर सकती गवर्नमेंट? तो एक है हमारा आर्टिकल 21, एक है आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, एंड आर्टिकल 20 जो ये प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन देती है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेशनल इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो ये हमारा कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 352। प्रेसिडेंट रूल की अगर हम बात करें तो ये क्या है? आर्टिकल 356। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। सो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, यानी कि यूके से, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एंड बाई कैमरलिज्म जो है, यानी कि जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है एंड लोकसभा है, तो दो हाउसेज है हमारे, बाई कैमरलिज्म है, तो ये भी हमने कहाँ से लिया है? यूके से लिया है। नेक्स्ट है, विच सिटी इज नोन एज द सिलिकन वैली ऑफ इंडिया। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिलिकन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बैंगलोर को। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग एस्टैब्लिश कब हुई थी? पूछ सकते हैं क्वेश्चन, क्योंकि 10 साल हो गए इस बॉडी को बने हुए, ये 11th ईयर है। तो 2015 में जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग क्रिएट किया गया था। एंड अच्छा, और इसने रिप्लेस किसको किया है? इससे पहले कौन सी कमीशन होती थी, या कौन सा जो था, कौन सी बॉडी होती थी नीति आयोग से पहले? तो वो थी प्लानिंग कमीशन, ठीक है। सो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015, ठीक है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इसके प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट। सो जो सत्यमेव जयते है ये हमने लिया है मुंडका उपनिषद से। ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। विच प्लैनेट इज नोन एज द इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार किस प्लैनेट को कहा जाता है? इवनिंग स्टार कहा जाता है वीनस को, बिकॉज इट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु गेव द स्लोगन डू और डाई। सो डू और डाई जो है, कभी ये पूछ लिया अगर आपसे कि डू और डाई कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है, तो ये है क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड। क्विट इंडिया मूवमेंट में डू और डाई का जो है ये स्लोगन दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 35 ईयर्स। एंड यहाँ पे गवर्नर के लिए भी सेम एज है, ठीक है, 35 ईयर्स, मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए। और मैक्सिमम अगर कभी पूछ, मैक्सिमम कोई एज नहीं दी गई है, ठीक है। अगर ऐसा दे दें कभी कि मैक्सिमम एज एंड ऑप्शन में नन हो, नन ऑफ द अबव हो, या सिर्फ नन हो, तो आपका आंसर जो होगा वो नन होगा, क्योंकि मैक्सिमम एज जो है वो नहीं दी गई है, ना गवर्नर के लिए, ना ही प्रेसिडेंट के लिए, ना ही प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सिर्फ मिनिमम एज बताई गई है 35 ईयर्स फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। एंड वहीं अगर हम बात करते हैं 25 ईयर्स जो है, अगर आपको लोकसभा इलेक्शन लड़ना है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन अगर आपको कंटेस्ट करना है, तो इसके लिए 25 ईयर्स एज होनी चाहिए। एंड अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो 30 ईयर्स एज होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 ईयर्स एज
एंड वहीं अगर हम बात करें लोकल बॉडीज़ की, यानी कि अभी हमने जो 74th एंड 73rd अमेंडमेंट देखा, रूरल लोकल बॉडीज़ एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, म्यूनसिपैलिटी या फिर पंचायत के इलेक्शंस अगर आपको कंटेस्ट करने हैं तो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 21 ईयर्स। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द लोकसभा। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स किसकी है लोकसभा में? उत्तर प्रदेश की। कितनी सीट्स हैं टोटल, ये भी पूछ सकते हैं, तो 80 सीट्स हैं। 80 सीट्स हैं। सबसे ज़्यादा सीट्स लोकसभा में किस स्टेट की? उत्तर प्रदेश की। और कितनी सीट्स कितनी है? 80 सीट्स हैं। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन। सो यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है कहाँ वो लोकेटेड है? वो लोकेटेड है पेरिस में। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु वॉज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। एंड अगर पूछ लें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वॉरेन हेस्टिंग। एंड अगर कभी पूछ लें फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो विलियम बेंटिक। ठीक है। एंड वाइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डंपिंग। डंपिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू। तो डंपिंग जो है, डंपिंग क्या होता है? सेलिंग गुड्स अब्रॉड एट ए प्राइस लोअर देन द डोमेस्टिक प्राइस। मतलब डोमेस्टिक प्राइस आपने जितना रखा है अपने कमोडिटीज़ का या अपने गुड्स का, तो उससे कम रेट में आप फॉरेन मार्केट्स में आपने गुड्स अप्लाई कर रहे हैं या अपने गुड्स जो है वो सेल कर रहे हैं बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट सेटअप करने के लिए। तो उसे कहते हैं डंपिंग। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच गैस इज मोस्ट एबेंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। तो अर्थ एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो है वो है नाइट्रोजन, 78%। परसेंटेज भी आपको पता होना चाहिए, 78% नाइट्रोजन है एंड 21% ऑक्सीजन है एंड बाकी जो है 1 वो आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है वो है नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले आपको पता होना चाहिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। देन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो पार्ट है किस पार्ट में मेंशन किया गया है? पार्ट 4A। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन की गई है एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 1976 में जो है वो ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और ये किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, यहाँ ये पूछ रहे हैं। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया था एंड ये 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था। नेक्स्ट है हु इज़ करंटली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ऑफ अर्ली 2026। तो अभी जो करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है? वो है हमारे जस्टिस सूर्यकांत। अच्छा, कितनी बार नंबर भी पूछ सकते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है ये हमारे 53rd नंबर के हैं, 53rd नंबर के हैं। और इनसे पहले कौन थे? 52nd नंबर के थे BR गवई। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये। यहाँ पे तो ऑप्शन डी है कि अभी जो प्रेजेंट में है जस्टिस सूर्यकांत और जो है ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। एंड अगर कभी अगर आपसे पूछ लिया कि 52nd नंबर के कौन थे, तो वो थे जस्टिस BR गवई। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।